देखो एसक्यूएल के बारे में बता देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। एसक्यूएल में सबसे पहले समझो कि एसक्यूएल क्या होता है, कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमको डेटाबेस को क्रिएट करना है, कुछ डेटाबेस से कुछ वैल्यू अगर तुमको एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी वैल्यू चेंज करना है, कोई भी मॉडिफाई करना है, तो तुम किसका यूज़ करोगे? एसक्यूएल का यूज़ करोगे, ठीक है ना। बहुत सारा डेटाबेस लैंग्वेज है, उसमें से एक एसक्यूएल है। एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिससे कि हम लोग जो भी डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे क्रिएट हो गया, मेंटेन हो गया, रिट्रीव हो गया, ये सब को परफॉर्म करने के लिए हमको एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल को चार तरीकों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और एक है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी होता है, बट उसको अभी हम नहीं देखेंगे। चार तरीकों से हम एसक्यूएल में बांट सकते हैं: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसा जैसा कि नाम है, डेटा डेफिनेशन मतलब जैसे कोई भी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्रिएट करेंगे तो कोई भी चेंज करना हुआ तो अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसी में हम अल्टर कर सकते हैं। हम जो टेबल क्रिएट किए हैं उसको हम हो सकता है कि हम पूरा हटा दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप। जो टेबल हम क्रिएट किए हैं उसको हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि पूरा डेटाबेस को हटा दे, तो उसको बोलते हैं ट्रंकेट, ठीक है। तो ये पांच जो कमांड है वो डीडीएल में होता है। क्या क्या कर सकते हैं? हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम क्रिएट किए हैं तो उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, हम रीनेम भी कर सकते हैं, हम अल्टर भी कर सकते हैं, और हम पूरा डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेट। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज होता है, वो है सेलेक्ट। क्वेरी मतलब अगर हम कोई भी चीज़ डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जो भी वैल्यू हम उसमें एक्सट्रैक्ट करके चाहिए हमको, तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन मतलब समझो कि कुछ को चेंज करना हुआ, कोई वैल्यू को मॉडिफाई करना हुआ, कुछ भी हमें डेटाबेस में ऐड करना हुआ, कोई भी चीज़ डिलीट करना हुआ, समझ रहे हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन में बस ये याद रखना कि कोई भी वैल्यू अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। देखो एग्जिस्टिंग डेटाबेस में हम कुछ भी चीज़ अगर हम मॉडिफाई करें, चेंज करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या क्या होता है उसमें? हम जो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, राइट। फिर है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब हम किसी चीज़ को हम उसमें हम कंट्रोल देते हैं, जैसे किसी चीज़ का एक्सेस देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रांट, और जब हम एक्सेस ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिवोक। तो चार टाइप का लैंग्वेज तुम्हें याद रखना है, और कौन कौन सा कमांड है वो याद रखना है बस। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, डेटा डेटा क्वेरी लैंग्वेज हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। सबसे ज़्यादा सबसे आसान याद रखने वाला क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट है जो कि सेलेक्ट, ठीक है। समझ गए? अब देखो, डेटाबेस में तुम सबसे पहले क्या करोगे? डेटाबेस को क्रिएट करोगे, ठीक है ना। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हाई वी यूज डेटाबेस? क्यों हमें डेटाबेस क्यों चाहिए? ताकि हम उसमें से कोई भी वैल्यू फेच करना चाहते हैं तो वैल्यू फेच कर लेंगे, कोई भी वैल्यू अगर हम मेंटेन ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर लेंगे, कोई भी डिलीट करना है तो डिलीट कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई वी यूज डेटाबेस, सो दैट कि वो हम आसानी से हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो हम कन्वेंशनल तरीकों में क्या करते थे कि फाइल में स्टोर किया जाता था डेटा को, रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था डेटा को। वहाँ पर वहाँ से डेटा को निकालना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, राइट। तुम्हें हर एक डेट में जाना होगा, कौन से डेट पे, मान लो हमें कोई डेटा चाहिए स्टूडेंट का जो कि 2010 में पास आउट है, तो हम रजिस्टर पहले 2010 में निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि कौन सा क्लास में वो बिलोंग करता था, फिर हम पूछेंगे कौन सा रोल नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसका डेटा निकालेंगे। बट इन केस ऑफ डेटाबेस, all the data can be categorized with the base of admission number. If we write admission number, then we can fetch all the information that is related to the student according to the admission number only. So it is very essential, it is very um, good, right.
ये बहुत सिंपलर हो गया डेटाबेस के यूज से ना। डेटाबेस में हम कोई 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 हमको कुछ भी क्वेरी लिखना है तो हम बहुत सारे लैंग्वेज का यूज करते हो, उस जिसमें कि SQL एक लैंग्वेज है, ठीक है। तुम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट, देखो हम अभी बताए थे DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट यूज होता है। तो क्रिएट क्रिएट करोगे, फिर डेटाबेस नेम अगर करोगे करोगे डेटाबेस नेम कुछ भी एनीथिंग, सपोज दैट तुम एक डेटाबेस बनाना चाह रहे हो स्टूडेंट, उसमें तुम सारा वैल्यू, सारा जो भी चीज़ डिटेल्स है वो तुम उसको रखना चाहोगे, तो तुम लिखोगे क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, तो वो एक स्टूडेंट डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। तुमको अगर कोई भी टेबल क्रिएट करना है, उस स्टूडेंट के अंदर तुमको टेबल क्रिएट करना है, तो तुम लिखोगे क्रिएट टेबल। लेट अस सपोज तो दैट हमको स्टूडेंट डिटेल्स लिखना है, ठीक है। लेट अस सपोज हमको स्टूडेंट डिटेल्स एक टेबल बनाना है, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स, अब स्टूडेंट डिटेल्स में क्या होगा, क्या होगा, रोल नंबर होगा, रोल नंबर होगा जो कि इंट होगा, एज होगा जो कि इंट होगा, नेम नेम होगा वो कैरेक्टर होगा जिसको हम लोग वैर बोलते हैं, और कितने कैरेक्टर का लेंथ होगा, 20 कैरेक्टर का लेंथ होगा। एड्रेस होगा, एड्रेस होगा जो भी एक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। तो VARCHAR वैर लिखते हैं, फिर 20 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात की है डेटाबेस में हमारा स्टूडेंट बन गया है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट की मदद से, यूज इंसर्ट की मदद से हम यूज वैल्यू इंसर्ट करेंगे। जैसे इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल नाम, टेबल क्या था, स्टूडेंट, तो हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल, और क्या क्या तुमको कौन कौन सा कॉलम में इंसर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ होगा रोल नंबर कॉमा एज कॉमा नेम कॉमा एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो जो तुमको वैल्यू देना है वो वैल्यू दे दो, वो टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। पहले हम लोग क्रिएट डेटाबेस देखें, फिर क्रिएट टेबल देखें, फिर उसमें अगर कोई भी चीज़ इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करना है वैसे देखें, ठीक है ना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जैसे तुम जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 अगर ऐसे करके करोगे ना, तो कॉलम 1 में तुम जो वैल्यू पास करोगे वही वैल्यू ये कॉलम 1 में पास होगा। कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसे भी तुम इंसर्ट कर सकते हो, जैसे इंसर्ट इनटू फिर टेबल, टेबल का नेम, फिर वैल्यू लिख के उसके बाद जो जो वैल्यू है वो डाल दो। लेकिन इसका इसमें एक डिमेरिट ये है कि तुमको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब ये कि तुम रोल नंबर पहले लिखे हो तो रोल नंबर के हिसाब से तुमको 1 डालना होगा। अगर तुम इन एज लिखे हो तो सेकंड में तुमको एज ही डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? सब सेकंड में तुमको एज ही डालना पड़ेगा, तभी तुम्हारा उस टाइप में इंसर्ट होगा, ठीक है। अगर तुम अगर तुम एज ना डाल के कुछ और डाल दोगे ना, तो वो फिर एरर शो हो जाएगा कि जो डिफाइन है वो डिफाइन नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम कैसे भी वैल्यू एंटर करें, तो तुम इस तरीके से यूज कर सकते हो कि जो भी तुमको कॉलम, जो भी वेरिएबल है वो, जैसे एज हो गया, नेम हो गया, फिर जेंडर हो गया, तो एज को तुम वैल्यू 1 में पास करो, जेंडर को तुम कॉलम 2 में पास करो, वैल्यू 2 में पास करो। इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम इंसर्ट दो तरीके से कर सकते हो। या तो तुम इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू, फिर जो भी जैसे तुम डिफाइन किए हो वैसे तुम कर दो, या फिर तुम इस तरीके से पास कर दो। तो क्या होगा कि रोल नंबर के जगह पे रोल नंबर पास होगा, नेम के जगह पे नेम पास होगा। समझ गए, इस तरीके से पास होगा। अगर तुमको कुछ भी चीज़ अपडेट करना है, कोई भी डेटाबेस में कोई भी वैल्यू अपडेट करना है, तो तुम अपडेट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वी कैन अपडेट सिंगल कॉलम एज वेल एज मल्टीपल कॉलम यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट। कैसे, मान लो हमको कोई नेम है ब्रुक, ठीक है ना। अगर रोल नंबर वन है उसका नाम है एलेक्स, रोल नंबर वन है उसका नाम है एलेक्स। अब हमको एलेक्स को चेंज करना है, एलेक्स का नाम चेंज करके ब्रूक डालना है, तो कैसे लिखेंगे, अपडेट डेटाबेस नेम स्टूडेंट, फिर लिखेंगे सेट, क्योंकि सेट करना है। सेट क्या सेट करना है, नेम इक्वल टू ब्रूक, एड्रेस इक्वल टू गुरुग्राम। कहाँ पर सेट करना है, पूरे में सेट नहीं करना है। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, जहाँ पर रोल नंबर 1 है वहाँ पर तुम सेट कर दो, जहाँ पर रोल नंबर 1 है वहाँ पर तुम सेट कर दो।
इस तरीके से डिलीट का यूज होते हैं। डिलीट कब यूज करते हैं? डिलीट हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमको यूज डिलीट करना हो। जब हमको पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डिलीट करना है तब हम डिलीट का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिलीट के साथ ये कंडीशन है, अगर तुम डिलीट के साथ अगर पर्टिकुलर चीज नहीं लिखोगे तो फिर हो सकता है कि सारा डेटा बेस डिलीट हो जाए। तो इसीलिए सारा डेटा डिलीट हो जाए, इसीलिए तुमको वेयर का यूज करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट हमको डिलीट करना है जहाँ हमको जो सेकंड रो है वो डिलीट करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू एलन। तो जो एलन का नेम से था तो वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। समझ गए? समझ गया। अब देखो दूसरा, अब देखो मान लो अल्टर करना है कोई भी टेबल में, मतलब कोई अभी हम क्या क्या देखें कि टेबल को क्रिएट कैसे करना है, टेबल में कोई भी डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कैसे करना है, और कोई भी वैल्यू को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। क्या क्या देखें? क्या क्या देखें यहाँ से देखो, कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे डिलीट करना है कोई भी टेबल में, और कैसे कैसे इंसर्ट करना है। अब हम देखेंगे उसी में, अब हम देखेंगे उसी में कैसे चेंज करना। मान लो जो भी डेटा है हमारा टेबल में, हम उसी में चाहते हैं कि कोई भी चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमको कोई ऐड कुछ भी चीज़ उसमें ऐड करना है तो हम बोलेंगे अल्टर टेबल ऐड, देन हम जो भी चीज़ रखना चाहते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमें अगर हमको या कोई भी कॉलम, टू कॉलम एज एंड ऐड एंड कोर्स हमको ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम ऐड, उसके बाद बेसिस देके बोलेंगे एज को ऐड करो जो कि नंबर होगा, और कितना नंबर तक होगा, 3 डिजिट तक हो सकता है, मतलब 999 तक ले सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा, कोर्स डाल दो जो कि varchar का टाइप का होगा, और कितना तक हो सकता है, मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। तो अल्टर की मदद से हम एग्जिस्टिंग टेबल में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई मॉडिफाई भी हम यूज कर सकते हैं। मॉडिफाई अल्टर टेबल मॉडिफाई कोर्स, अगर हमको कोई भी मान लो हमको कोर्स को 40 ना रख के 20 करना है तो हम मॉडिफाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गया? इतना समझ? अगर तुमको कोई भी कॉलम डिलीट करना है, अगर तुमको कोई भी कॉलम डिलीट करना है पूरे डेटाबेस से, तो तुम ड्रॉप का यूज कर सकते हो। जैसे अल्टर टेबल, अल्टर मतलब चेंज, अल्टर टेबल कोई भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अल्टर का यूज करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर हम क्या बोलेंगे, कॉलम ड्रॉप कॉलम, क्योंकि कॉलम हम पूरा पूरा ये कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, कोर्स को ड्रॉप कर देंगे। समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि कोई भी डेटाबेस से, कोई डेटाबेस, हमारा जो भी डेटाबेस है उससे हम कोई भी चीज़ फेच करना चाहते हैं, कोई भी डेटा फेच करना चाहते हैं तो कैसे फेच करेंगे? तो सेलेक्ट का यूज़ होता है। सेलेक्ट का यूज़ करना क्यों यूज होता है, ये समझो कि ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज से डेटाबेस को मतलब स्टूडेंट टेबल है, ठीक है ना। हमें इसमें से कुछ चाहिए तो हम हमेशा सेलेक्ट का यूज करेंगे। सेलेक्ट इज यूज टू फेच डेटा फ्रॉम द टेबल। अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं ना, तो जो भी स्टूडेंट टेबल में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा फेच हो जाएगा। जैसे देखो ये पूरा डेटा फेच हो गया। हमको अगर एक पर्टिकुलर चीज चाहिए तो जो जो तुमको चाहिए वो फेच कर लो। सेलेक्ट, तो कॉलम है रोल नंबर, नेम, एज, तो रोल नंबर, नेम, एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सारा चीज नेम, एज, हाँ सारा चीज फेच हो जाएगा। अगर कोई कोई बोलता है कि नहीं हमको जो नेम के साथ जो है नेम, हम चाहते हैं कि नेम के साथ अरेंज हो जाए, मीन्स नेम अगर असेंडिंग में हो तो असेंडिंग में हो जाए, डिसेंडिंग में हो तो डिसेंडिंग में, उस तरीके से डेटाबेस मेरा अरेंज हो। तो हम कर सकते हैं ऑर्डर बाय। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ऑर्डर बाय करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारा चीज जो भी है स्टूडेंट से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या करो, ऑर्डर बाय करो किसके साथ, नेम, ऑर्डर बाय नेम, बाय डिसेंडिंग, डी एस सी लिखते हैं तो डिसेंडिंग में होता है, ए एस सी लिखेंगे तो असेंडिंग में होता है। अगर हम ये किए ना, हम क्या बोलें कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जो भी सारा डिटेल्स है स्टूडेंट में उसको सेलेक्ट करो, और क्या करो, ऑर्डर बाय नेम करो। ऑर्डर बाय मतलब
नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर करो, लेकिन कैसे ऑर्डर करो? डिसेंडिंग में, मतलब जिसका नाम सबसे लास्ट में है उसको पहले लिखो। डिसेंडिंग मतलब जो लास्ट है वो पहले आएगा, है ना। असेंडिंग रहता तो ए वाला पहले स्टार्ट होता। तो देखो तुम नेम के अकॉर्डिंग सारा जो रोल है, एड्रेस है, दिल्ली है, सारा अरेंज हो गया, ठीक है ना। समझ गया? बोलो, समझा कि नहीं समझा? अभी के लिए इतना ही समझो। अगर तुमको डिसेंडिंग में चाहिए होगा तो डिसेंडिंग में, असेंडिंग में चाहिए होगा तो असेंडिंग कर देता। डिस्टिंग का यूज करते हैं। डिस्टिंग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग यूनिक वैल्यू को भी अगर डेटाबेस से निकालना है तो हमें यूनिक वैल्यू पता चल जाए। अगर हम सेलेक्ट डिस्टिंग एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, जैसे देखो, ऐसा हो सकता है कि हमारा डेटाबेस में मल्टीपल एड्रेस हो। ऐसा हो सकता है हमारा हमारा डेटाबेस में मल्टीपल डुप्लीकेट हो। लेकिन हम चाहते हैं कि एड्रेस में जो भी डिस्टिंक्ट एड्रेस है वो पता चले। जैसे दिल्ली 2 बार है, नोएडा 2 बार है, गुरुग्राम 1 बार है, तो हम चाहते हैं डिस्टिंक्ट एक बार पता चले। मतलब दिल्ली 2 बार है तो एक ही बार पता चले, नोएडा 2 बार है तो एक ही बार आए। तो उस तरीके से अगर हम चाहते हैं तो हम डिस्टिंग का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल है, सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज फेच करना है तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। क्या सेलेक्ट करना है? एड्रेस। कहाँ से सेलेक्ट करना है? स्टूडेंट से सेलेक्ट करना है। समझ गया? अगर हम अगर हम अगर हम कोई भी चीज़, जैसे हमें चाहिए कि ऐसा बताओ कि ऐसा नेम बताओ जो कि ए से स्टार्ट हो, या ऐसा कोई नेम बताओ जो कि जिसका लास्ट में एन हो, तो उसको हम लोग लाइक का यूज करके बनाते हैं। लाइक का यूज करके बताते हैं। कैसे? कैसे? देखो, लाइक का यूज करके बताते हैं कैसे। अगर ए परसेंटाइल लगाओगे तो ये क्या करेगा कि कोई भी अगर स्टार्टिंग विथ ए है तो तो वो मैच करेगा। और अगर परसेंटाइल ए पहले अगर परसेंटाइल लगाओगे तो वो एंड में स्टार्ट करेगा। अभी के लिए हम यही दो बताएंगे। अभी के लिए यही दो बताएंगे, ठीक है ना। परसेंटाइल, इसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, क्यों वाइल्ड कार्ड बोलते हैं? क्योंकि इसको मैच करने के लिए यूज होता है। वाइल्ड कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मैच करने के लिए यूज करते हैं। परसेंटाइल से याद रखना कि ये वेरिएबल लेंथ का यूज करते हैं, और अगर तुमको फिक्स लेंथ चाहिए तो स्पेस का यूज करो। फिक्स लेंथ चाहिए तो स्पेस का यूज करो। अभी बताएंगे, ध्यान मत, मतलब आराम से सीखो। देखो, अगर तुम ए लिखते हो उसके बाद परसेंटाइल लिखते हो, इसका मतलब ये है कि पहले ए रहना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज रहे तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? पहले ए रहना चाहिए, उसके बाद कुछ भी चीज रहे हमको फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम वेयर नेम जो है वो लाइक ए परसेंटाइल, मतलब ए से स्टार्ट हो, बाकी लास्ट में कुछ भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, स्टार था मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग, बट हम क्या चाहते हैं कि ए से स्टार्ट हो। तो देखो, सारे डेटाबेस में, सारे नेम में यही दो नेम था जो कि ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है? समझ गए? समझा कि नहीं समझा? अगर तुमको अगर तुम यहाँ अगर अगर ऐसे लिखते परसेंटाइल ए पहले रहेगा, मतलब ए से स्टार्ट हो, बाद में क्या भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर बाद में ए लिखते हो इसका मतलब लास्ट में ए है, पहले क्या है हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर परसेंटाइल ए लिखते हो इसका मतलब यह है कि लास्ट में ए है, उसके पहले जो भी है वो तुम देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम यहाँ पर देखते, अगर हम परसेंटाइल एन लिख देते तो ये आता, एलन आ जाता, और रॉबिन आ जाता, और कैल्विन आ जाता, ये सब अब फेच हो जाता, ठीक है। इसी तरीके से एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, स्लैश, ये डैश, ठीक है ना, स्पेस, ये होता है। इसका क्या करता है कि अगर तुम ऐसे लिखते हो तो ये क्या करता है, फिक्स लेंथ पता करता है। मतलब हम चाहते हैं कि जो ए जो है वो सेकंड पोजीशन में है या नहीं है, ये पता करो। जैसे अगर तुम ये डैश लगा के ई लिखते हो तो ये तभी देगा जबकि एड्रेस जो होगा, एड्रेस में सेकंड पोजीशन पे ई होगा, फर्स्ट खाली, एक के बाद सेकंड पोजीशन में ई होगा, तो हमें वो एड्रेस दो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ पर ऐसे लिखते कि स्लैश स्लैश देन ई लिखते तो थर्ड कैरेक्टर में ई जो है वो प्रिंट करके देता, ठीक है।
इसी तरीके से तुमको अगर बिटवीन में कोई वैल्यू चाहिए तो तुम बिटवीन का यूज कर सकते हो। जैसे तुमको एज चाहिए जो कि बिटवीन में हो, 19 और 21 के बीच में जो एज है वो तुमको चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हर एक चीज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जहाँ पर एज जो है वो बिटवीन 19 और 21, तो वो हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी मैच हो, कोई भी वैल्यू मैच हो और तब प्रिंट हो, तो तुम इन का यूज कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इन, अगर एज इतने के बीच में, मतलब बिटवीन नहीं तुमको यूज करना, अगर अमोंग कोई भी वैल्यू यूज करना है तो तुम इन का यूज कर सकते हो, राइट। अगर एज इसमें होंगे तो प्रिंट हो जाएगा, या फिर तुमको चाहिए कि एज इसमें ना हो तो नॉट इन का यूज कर लो। समझ गया। अब देखो कोई भी डेटाबेस को ना ज्वाइन करते हैं, मतलब एक डेटाबेस हो गया तुम्हारा स्टूडेंट डॉट डिटेल्स, एक हो गया तुम्हारा स्टूडेंट डॉट एड्रेस। अगर हमको दोनों को ऐड करना है ना, दोनों को ऐड करना है तो हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। समझो, की होता है, एक कैंडिडेट की होता है, एक फॉरेन की होता है, एक प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की, और एक और भी बहुत सारे की होता है, हमको अभी याद नहीं आ रहा। बट कैंडिडेट की क्या होता है ना, कैंडिडेट की यूनिक की होता है जिससे कि पूरे डेटाबेस को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम तुमको बोलें कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, एक स्टूडेंट का नेम है, एक स्टूडेंट का एड्रेस है, एक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, या फिर समझो कि फ़ोन नंबर नहीं तो समझो कि हाँ, तीन डेटा, एक क्लास है, ठीक है, क्लास है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, या समझो कि एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, एक स्टूडेंट का रोल ही समझो, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, क्लास है। हम तुमको बताएंगे कि एक ऐसा प्रॉपर्टी बताओ, एक ऐसा चीज बताओ जिससे कि हम वो स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। एक ऐसा एट्रीब्यूट बताओ। तो तुम बोलोगे नेम, तो हम बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एक क्लास में एक नेम का एक एक से अधिक स्टूडेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम अपना नेम बताओगे, तो इट मे हैपन दैट इन अ क्लास देयर मे बी मोर देन वन स्टूडेंट दैट बिलोंग्स टू द सेम नेम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक सुमित नाम का बंदा है, ठीक है, तो सुमित जो है वो एक क्लास में दो हो सकते हैं, तो ये तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। हम सुमित को बोलेंगे तो कौन सा सुमित स्टार्ट हो, कौन सा सुमित आएगा, सो नहीं होगा। एड्रेस, तो एड्रेस भी नॉट नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक या एक से अधिक लोग एक ही एड्रेस पे रह सकते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन? बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज you can categorize the student with depending upon the roll number। अगर तुम रोल नंबर 1 बोलोगे तो रोल नंबर 1 ही खड़ा होगा, रोल नंबर 10 बोलोगे तो रोल नंबर 10 ही खड़ा होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि रोल नंबर 15 खड़ा हो गया और एक एक स्टूडेंट का एक ही पर्टिकुलर रोल नंबर होगा। सो ये हो गया कैंडिडेट की। इसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की और प्राइमरी की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। इसी तरीके से एक होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की वो की होता है जो कि दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। फॉरेन की वो की होता है जो कि दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक एक टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट डिटेल्स है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है। दूसरा टेबल है, दूसरा है स्टूडेंट एड्रेस, वहाँ पर भी रोल नंबर होगा और एड्रेस होगा। तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट डिटेल्स का रोल नंबर को मैच करवाएंगे एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस का रोल नंबर से, तभी ना वो कॉम्बाइन होगा। अगर इसमें रोल नंबर, इसका हम रोल नंबर लेंगे तभी तो वही जो सेम रोल नंबर होगा उसी का एड्रेस को कॉम्बाइन करके हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की वो की होता है जो कि दो टेबल को मैच करने के लिए यूज होता है। कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की इज अ प्राइमरी की from which a table is uniquely identified. A table is uniquely identified. It is called as primary key। और कैंडिडेट की बता दिए, प्राइमरी की बता दिए, फॉरेन की बता दिए, और एक कोई की था, अभी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बताएंगे। देखो ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन जो है दो टेबल को ज्वाइन करने, दो टेबल को मिलाने का के लिए यूज होता है। अब तुम बोलोगे कि भैया ये दो टेबल को क्यों ज्वाइन करना है हमें? इट मे हैपन कि अगर एक डेटाबेस में बहुत सारे डिटेल्स होता है ना,
तो उतना डिटेल्स एक एक जगह पे रखना इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ नॉट सुटेबल ऑल्सो। क्योंकि हमें इनडायरेक्टली हमें एड्रेस किसी का मालूम करने का ज़रूरत नहीं है एक डेटाबेस में रखने का, इसीलिए हम लोग उसको अलग डेटाबेस में रख देते हैं। बट हम चाहते हैं कि जब हम वैल्यू फेच करें तो बिना मतलब डेटाबेस को कंबाइन किए हम वैल्यू फेच कर ले, तो वो हम इसलिए हम लोग जॉइन का यूज करते हैं। चार तरीके के जॉइन होता है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। देखो कोई भी ये नहीं, कोई भी घबराने का बात नहीं है। जैसे स्टूडेंट डिटेल्स है और मार्क्स है, स्टूडेंट का मार्क्स है, देखो रोल नंबर के हिसाब से बांटा गया है ना। रोल नंबर के हिसाब से बांटा गया है। रोल नंबर 1 के ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स दिया गया है। रोल नंबर 2 का कंप्यूटर नेटवर्क का मार्क्स दिया गया है। इनर जॉइन क्या करेगा? इनर जॉइन क्या करेगा? सेलेक्ट ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल। जो भी इनर जॉइन मतलब समझो इंटरसेक्शन, इनर जॉइन मतलब इंटरसेक्शन, इनर जॉइन मतलब समझ गए, जो भी दोनों में कॉमन होगा वही वो फेच करके देगा। जैसे ये स्टूडेंट डिटेल्स हो गया, ये मार्क्स टेबल हो गया, ये इनर जॉइन अगर हम इस पे लगाएंगे, इनर जॉइन इस पे लगाएंगे तो क्या आएगा? इनर जॉइन इस पे लगाएंगे, लेट अस सपोज कैसे लगाते हैं, हम लगाएंगे सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट टेम। क्या क्या चाहिए हमको बताओ। हम चाहिए स्टूडेंट का नेम चाहिए स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल में नेम चाहिए, फिर स्टूडेंट टेबल में क्या चाहिए और मार्क्स से कोर्स चाहिए, मार्क्स टेबल में कोर्स चाहिए तो कोर्स आ जाएगा, कॉमा मार्क्स टेबल में स्कोर चाहिए, मार्क्स टेबल में स्कोर चाहिए, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट, फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट। इनर ज्वाइन करो मार्क्स को, इनर ज्वाइन देखो इनर ज्वाइन यूज हो गया, मार्क्स को इनर ज्वाइन, मार्क्स को ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू मार्क्स डॉट रोल नंबर। ये देखो फॉरेन की हो गया, कैसे जोड़ रहे हैं? स्टूडेंट का, स्टूडेंट में जो रोल नंबर है उ- वो मार्क्स का रोल नंबर से इक्वल होना चाहिए तब ज्वाइन करो। कुछ है नहीं, एक बार फिर से सुनो। क्या सिलेक्ट करना है? स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट टेबल से सिलेक्ट किए इसीलिए स्टूडेंट आ गया। मार्क्स सेलेक्ट करना है और मार्क्स में स्कोर सेलेक्ट करना है, कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट। क्या करना है? इनर ज्वाइन करना है, किसको? मार्क्स को। इनर ज्वाइन किसको करना है? ये टेबल को। तो मार्क्स को किस में, किसके आधार पर? ये बोल रहे हैं स्टूडेंट का रोल नंबर को मार्क्स का रोल नंबर से जोड़ दो। ये हो गया। क्या आउटपुट आएगा? जो भी कॉमन होगा, कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है? रोल नंबर देखो कॉमन, यहाँ क्या आउटपुट आया? यहाँ आउटपुट आया ब्रूक, 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 दो बार ब्रूक आया, क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो वन, देखो ब्रूक का दो बार आया, ब्रूक का दो बार नाम है इसलिए दो बार आया, क्योंकि रोल नंबर 1 का, रोल नंबर 1 का देखो रोल नंबर 1 इसमें भी है, रोल नंबर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ओएस और सीएन आ गया और नेम आ गया ब्रूक, ठीक है। कॉमन देखो, फिर 2 में एलेक्स है, तो 2 का एलेक्स में कंप्यूटर नेटवर्क है, तो एलेक्स आया, कंप्यूटर नेटवर्क आया, उसका मार्क्स आया। फिर देखो 3 है, हाँ 3 भी है, 3 में क्या है? एलन का नेम है और ओएस है, 3 में एलन का नेम है और ओएस आ गया। फिर देखो 4 क्या है? हाँ 4 है, 4 में रॉबिन का नेम है और डीएस है, तो 4 में रॉबिन का नेम है और डीएस है। क्या 5 है? 5 नहीं है। क्या 6 है? नहीं है। तो जो जो कॉमन था वो इनर जॉइन क्या करता है? इंटरसेक्शन। ये फिगर याद रखो, इनर जॉइन मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब लेफ्ट वाले टेबल में जो भी प्रेजेंट होगा वो सारा सारा डिटेल्स देगा और टेबल बी का भी देगा, ठीक है। राइट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन राइट वाले टेबल में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो भी देगा और बीच में ऐसे समझो कि लेफ्ट वाले में, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट का टेबल दे देगा, लेफ्ट का डिटेल्स दे देगा, राइट वाले में राइट का डिटेल्स दे देगा, राइट वाले में राइट का डिटेल्स दे देगा, और फुल जॉइन में फुल जॉइन में टोटल डिटेल्स दे देगा जो भी होगा वो, ठीक है। चाहे तुम्हारा डेटा कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, वो दे देगा। समझ गया? अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है।
ये तो हो गया तुम्हारा। अब देखो एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, टोटल 5 टाइप का एग्रीगेट फंक्शन होता है। काउंट होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मीन होता है, मैक्स होता है। अगर हमें चाहिए, अगर हमको तुमको चाहिए कि आप अच्छा ये बताओ कि एज है ना, टोटल 5 स्टूडेंट का एज है, हमको चाहिए कि टोटल तुम 5 स्टूडेंट का एज को सम करोगे तो कितना आएगा, तो हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो, अगर हमें एज चाहिए तो हम बोलेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। नो, हम बोलेंगे सेलेक्ट, फिर हम क्या फाइंड करना है, एज फाइंड करना है, तो सम सम लिखेंगे, सेलेक्ट सम एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, जितना भी एज होगा ना उसको सम कर देगा और फिर हमें रिटर्न करेगा। तो देखो क्या आया, सेलेक्ट सम एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये आ गया 97। हम क्या करना चाहते हैं, जो सम है निकालना चाह रहे हैं, किसका, एज का, किससे, स्टूडेंट का। अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि कितना है इसमें, तो काउंट स्टार मतलब कितना है, फ्रॉम स्टूडेंट कितना रो है, टोटल 5 रो है। अगर हम एज पता करना चाह रहे हैं मतलब कि एज में कितना कॉलम है, तो सेलेक्ट काउंट एज फ्रॉम स्टूडेंट करोगे तो काउंट आ जाएगा। अगर तुमको चाहिए कि हमको डिस्टिंक्ट एज पता करो, जैसे यहाँ 19 के 2 स्टूडेंट हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसा बताओ कि जो भी डिस्टिंक्ट एज हो वो बताओ, तो तुम लिखोगे सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो डिस्टिंक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर तुमको एवरेज निकालना तो एवरेज निकाल दो, क्योंकि ये ग्रुप है ना, क्योंकि ये, हाँ क्योंकि ये पूरे ग्रुप का यूज करते हैं, एग्रीगेट मतलब पूरे टेबल का यूज करते हैं, तो इसलिए एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। अगर तुमको मिनिमम चाहिए तो मिन का यूज करो, अगर तुमको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्स का यूज करो, इस तरीके से। ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप टू हेल्प सम फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। ग्रुप बाय, कोई भी तुमको आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप करना है, तुमको ग्रुप बाय का यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर तुमको चाहिए कि हमको पूरा डिटेल्स नहीं चाहिए, हमको पूरा डिटेल्स नहीं चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, एड्रेस चाहिए और एवरेज एज जो है उसका एवरेज चाहिए, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से ग्रुप बाय एड्रेस मतलब एड्रेस के, एड्रेस और एवरेज को ये ग्रुप बाय मतलब जोड़ देगा, एक तरीके से जोड़ देगा, ग्रुप कर देगा। हमें क्या चाहिए था, एड्रेस चाहिए था, और जो भी एवरेज, जैसे कहने का मतलब है कि दिल्ली में कहने का मतलब ये है, छोड़ो उतना कौन, हाँ देखो जैसे देखो, दिल्ली में 2 पर्सन रहते थे जिसका एक है एज है एट, एक का एज है 20, एक का एज है 18। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में बताओ कि एवरेज एज कितना है दिल्ली का, तो हम क्या बोलें, सेलेक्ट, हम क्या लिखें, आ, देखो हम क्या बोले, सेलेक्ट एड्रेस कॉमा एवरेज निकालो एज का, किसके आधार पर, एड्रेस के आधार पर। तो देखो एड्रेस के आधार पर पहले क्लासीफाई हो गया, उसके बाद हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, किसके आधार पर, ग्रुप बाय एड्रेस, मतलब समझा, मतलब एड्रेस के आधार पर एज पता चलेगा। लिमिट और ऑफसेट ये होता है कि लिमिट, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम चाहते हैं कि इतना ही फेच हो, तो हम लिमिट का यूज कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट 3 कर दोगे तो ओनली 3 रोज विल बी डिस्प्लेड, पूरा रो डिलीट नहीं होगा, पूरा रो डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरीके से लिमिट और ऑफसेट का यूज करते हैं, राइट। उतना नहीं देखना है, इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह अभी नहीं देखना है, इतना जितना बताएं उतना उतना समझ लो, ठीक है ना। ये सब हो गया, ये हो गया तुम्हारा एसक्यूएल कंप्लीट, पूरा एसक्यूएल कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। और डेटाबेस से देखते हैं, डेटाबेस में अगर तुमको कुछ चाहिए हो, डेटाबेस में तो ये बताए ही थे कि डेटाबेस ये है कि डेटाबेस का फीचर्स तुमको पूछ देगा कि इजी अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा रिट्रीवल फास्ट होता है, हम लोग कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को फेच करने में आसानी होता है, इस तरीके से बोल सकते हो।
डेटा को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, फाइल की मदद से अरेंज कर सकते हैं, ये सब तुम बता सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद तुमको हम एक चीज़ बता देते हैं, कैंडिडेट की, हाँ ये आ गया ना कैंडिडेट की, वही बताया ना कि मिनिमम सेट ऑफ की, जैसे रोल नंबर हो गया, रोल नंबर से हम सारा चीज़ बता सकते हैं स्टूडेंट का, तो वो मिनिमम एट्रीब्यूट से सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, जिससे कि कोई भी चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को पूरे रिकॉर्ड में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की इन अ रिलेशन आउट ऑफ विच वन इज सुटेबल। प्राइमरी की इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैंडिडेट की, समझो। प्राइमरी की भी वो वही होता है, कैंडिडेट की ही होता है, बट दे आर सर्टेन। अभी के लिए तुम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की सेम होता है। प्राइमरी की भी वो की होता है जैसे कि सारा रिकॉर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अल्टरनेट की क्या होता है, अल्टरनेट की द कैंडिडेट की अदर देन प्राइमरी की, उसको अल्टरनेट की बोलते हैं। जैसे कोई भी, जैसे इनरोल नंबर हो गया प्राइमरी की, और इसके अलावा जो भी की है उसको बोलते हैं अल्टरनेट की, इसको बोलते हैं अल्टरनेट की, समझ गया। तो इस तरीके से ये हो गया, ये समझ गया, है ना। अब प्रैक्टिकल में बता देते हैं कुछ कुछ, जैसे प्रोजेक्ट का बताएंगे बाद में। प्रैक्टिकल में देखो क्या है तुम्हारा, नंबर परफेक्ट और नॉट, ये थोड़ा हार्ड हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग भी हार्ड हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर तुमको मालूम है। सबसे पहले क्या करोगे, नम एक इंटीजर इनपुट लोगे, फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है, तो सबसे पहले फैक्ट इक्वल टू 1 कर देना, ठीक है। 1 कर देना, क्यों क्यों कर दोगे, क्योंकि क्योंकि क्यों कर दोगे, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होगा और वो लास्ट तक चला जाएगा। फॉर आई इन रेंज 1 से 6 तक, हम मान लो 5 हम इंटर किए तो 6 तक हम जाना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टोरियल में 1 1 इंटू 1 फिर 1 इंटू, फिर जो नंबर है उस इसमें इंटू 2, इस तरीके से वो ऐड होते जाएगा। नहीं समझे, एक बार बताते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे कि फैक्ट में, सबसे पहले फैक्ट में तुम 1 स्टोर किए। उसके बाद क्या किया कि हम फॉर आई इन रेंज, तो फैक्ट में पहले 1 था, क्यों, क्योंकि 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको 5 तक चलाना है तो 5 + 1 कर देंगे, और इनिशियली क्या है 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर फैक्ट में क्या आएगा 1, फिर इंटू करके आएगा तो इंटू 2 आ जाएगा। तो फैक्ट में क्या स्टोर होगा 2, फिर 2 इंटू 3 स्टोर हो जाएगा। आई का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा तो वैसे वैसे 3 इंटर हो जाएगा। फिर 6 आए, फिर 6 होगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा। फिर 24 इंटू 5 हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टोरियल काम करता है, इस तरीके से फैक्टोरियल काम करता है, ठीक है ना। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज नहीं पूछेगा। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम पूछ सकता है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जो कि शुरू से भी, स्टार्ट से भी सेम हो और लास्ट से भी सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से पढ़े 1221, और हम इधर से पढ़ रहे हैं 1221, एक बार हम लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं, एक बार राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं, तो दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा, जैसे हम तुमको बोलते हैं RADAR, तो हम अगर लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं तो RADAR आ रहा है, और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट भी पढ़ रहे हैं तो भी RADAR। तो इस नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर, इस तरीके इस नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम का सीक्वेंस ये बता दें क्या, देखो एंटर स्ट्रिंग पहले एंटर करोगे, उसके बाद कोई भी अगर स्पेस होगा तो हम हटा देंगे, ठीक है ना। कोई भी लोअर होगा, कोई भी स्ट्रिंग लोअर होगा, मतलब कोई भी अपर में होगा तो हम पहले लोअर कर देंगे डॉट लोअर का मदद से। उसके बाद सबसे पहले लेफ्ट को, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट को हम 0 लिखेंगे और राइट को पहले लेंथ पता कर देंगे, LENSTR1 से हमें पता चल जाएगा। उसमें -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
लेंथ अगर 5 है तो हम 0 से 4 तक चलता है, तो इसी तरीके से हम ये करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम सबसे पहले बोलेंगे कि पैलिंड्रोम ट्रू करवा देंगे, पैलिंड्रोम ट्रू करवा देंगे, ठीक है। क्यों ट्रू करवा रहे हैं ये बताते हैं। हम पहले ये पता बोल देंगे कि हम पहले मान ले रहे हैं कि हाँ ये पैलिंड्रोम है, पहले हम मान ले रहे हैं कि हाँ ये पैलिंड्रोम है, फिर हम क्या बोलेंगे, हम तब तक चलेंगे जब तक मेरा लेफ्ट का जो वैल्यू है वो राइट से कम है। लेफ्ट का वैल्यू है मतलब लेफ्ट वाला जो इंडेक्स है वो 0 है, और राइट वाला इंडेक्स लेटर सपोज 0 1 2 3 है। कब तक चलेंगे, जब तक हम देखो हमको करना क्या है ना कि ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर को कंपेयर करना है, फिर ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर को कंपेयर करना है। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम बोल देंगे ठीक है, लेकिन हम कब तक करेंगे, जब तक कि लेफ्ट वाला और राइट वाला वैल्यू, जैसे ये समझो, जैसे आर ए डी आर है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट वाला पकड़ेंगे और ये वाला राइट वाला पकड़ेंगे, दोनों अगर इक्वल आ गया तो हम लेफ्ट को +1 कर देंगे और राइट को -1 कर देंगे। फिर ये वाला ए आ जाएगा, ये वाला ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर बोल देंगे हाँ इक्वल है, इक्वल है। उसके बाद फिर लेफ्ट को एक +1 कर देंगे, राइट को -1 कर देंगे। कब तक कर देंगे, जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है तभी तक करेंगे, ठीक है ना। और ये एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, अगर इससे पहले वो कंडीशन चेक होता है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, हम बोलेंगे क्या कि ठीक है। अगर अगर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पैलिंड्रोम है। अगर अगर इससे पहले ही अगर लूप से बाहर आ गया मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम क्या बोले, जब तक एल लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक क्या करो कि जो एस जो लेफ्ट में है वो चेक करो क्या ये इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल नहीं है तो इस पैलिंड्रोम फॉल्स कर दो और ब्रेक कर दो। हम यहाँ चेक करेंगे कि इफ पैलिंड्रोम है, इस पैलिंड्रोम ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स हो जाएगा तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, इफ इट इज ट्रू देन इट इज अ पैलिंड्रोम। नहीं समझ में आया होगा, और एक बार बताते हैं। कितना टाइम हो गया, 41 मिनट हो गया, 41 मिनट। कोई नहीं, ये वाला बस पैलिंड्रोम वाला बता देते हैं। हम क्या किए, कब तक चले, जब तक लेफ्ट राइट से इक्वल हो गया, तब जब तक लेस देन है तब तक हम चले। हम क्या कर रहे हैं ये समझो। हम हम str1 लेट सपोज दैट str1 में ये 0 में ये 1 है और लास्ट वाले में ये 1 है, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या ये str जो 0 पे है और क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल नहीं है। इफ इट इज नॉट इक्वल, लेट सपोज दैट अभी ये इक्वल है, अभी इक्वल है तो हम क्या किए, लेफ्ट को +1 किए और राइट को -1 किए। अगर ये नॉट इक्वल है, तो हम वही तो कंडीशन चेक करना है। अगर नहीं इक्वल है तो इस पैलिंड्रोम को फॉल्स कर दो, आगे कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला और जी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मैच ही नहीं किया तो पैलिंड्रोम तो है ही नहीं, तो और चेक करने का कोई बात ही नहीं बनता है, समझ रहा है। तो फॉल्स कर दो, और फॉल्स करने के बाद तुम यहाँ पर लिखो क्या, इज पैलिंड्रोम फॉल्स, इज पैलिंड्रोम में क्या है, फॉल्स वैल्यू स्टोर है। तो फॉल्स है मतलब इट इज, इफ वाला कंडीशन चेक नहीं होगा, एल्स वाला कंडीशन चेक होगा तो ये वाला प्रिंट होगा। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर तुमसे पूछे, अगर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर तुमसे पूछे तो कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अच्छा फैक्टोरियल तो अभी बताए थे ना, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ये रिकर्सिव है तो रिकर्सिव नहीं पूछेगा तुमको। अगर देखो कोई भी फाइल को तुमको रीड करना है, देखो कोई भी फाइल को ना हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी फाइल तुमको रीड करना है, जैसे hello.txt है मेरा, ठीक है। hello.txt मेरा फाइल है, ये फाइल है, हमको इसको रीड करवाना है, तो रीड करवाने के लिए क्या करेंगे, फाइल कोई भी वेरिएबल नेम लिखो, ओपन लिखो, जो भी फाइल का नेम है वो लिखो, कॉमा आर लिख दो। अगर तुमको रीड करना है तो आर लिखोगे, अगर तुमको राइट करवाना है तो डब्ल्यू लिखोगे, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए। लाइन इक्वल टू, हमको पूरा पूरा लाइन रीड करवाना, दो। रीड लाइन क्या करता है कि सारा लाइन को रीड कर लेता है, सारा लाइन को रीड कर लेता है। अभी के लिए इतना ही समझो, बस हो गया। और प्रोजेक्ट में क्या है,
प्रोजेक्ट में क्या है, ये तुम्हारा तुमको अगर बोलेगा कि क्या तुम बनाए हो प्रोजेक्ट, तो तुम बोलना कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में ट्रेन रिजर्वेशन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है। ठीक है ना। जो कि पाइथन और माई से पाइथन जो कि फ्रंट एंड है वो पाइथन के मदद से ही बनाया गया है, और जो डेटाबेस पार्ट है वो माई की मदद से बनाया गया है। पाइथन के बारे में बस ये याद रखो, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गॉडो वेंसन रॉसम ने बनाया था, डेवलप किया था 1991 में। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड कहने का मतलब है कि जब भी तुम पाइथन में कोड लिखते हो ना, तो वो क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बट अदर अदर तुम अदर कोड में अदर तुम इन्वायरमेंट में लिखते हो, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, वो सब कॉम्पाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कॉम्पाइलर बेस्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि तुम एक बार सपोज दैट हम सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं या जावा में कोड लिखते हैं, तो एक बार हम कोड लिख दिए, उसके बाद हम जब रन करेंगे ना, तो सारा फाइल जो है, सारा फाइल को एक ही बार रन करवाएगा, ये होता है, और वो कन्वर्ट करेगा। बट इन केस ऑफ पाइथन, लाइन बाय लाइन हमारा आउटपुट जो है वो लाइन बाय लाइन जनरेट होगा, हमारा आउटपुट लाइन बाय लाइन वो फेच करता है डेटा, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये याद रख लेना। वाई पाइथन, क्योंकि इजी टू लर्न है, इजी टू कोड है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन होता है, जिससे कि जो जो एरर है वो तुरंत हमें पता चलता है, पूरा एक ही बार में हमको पता करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा लाइब्रेरी सपोर्ट करता है पाइथन। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी में क्या होता है कि कोड पहले, लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। लाइब्रेरी जो होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल होता है। कहने का मतलब ये है कि हमको एक मन किया ना, लेट सपोज दैट हम कोई एप्लीकेशन बनाए, उसमें हम स्टूडेंट डिटेल्स करके बनाए, और हम चाहते हैं कि जब भी हम स्टूडेंट डॉट नेम नेम चलाएं स्टूडेंट डॉट नेम चलाएं तो हमारा स्टूडेंट का नेम पता चले, तो हम एक कोड लिख दिए। उसके बाद जब भी हम उसको इंपोर्ट किए, हम कोड लिख दिए कुछ कुछ, और उसको हम क्या किए, फाइल बना के रख दिए। और जब भी हम कोई दूसरा कोड लिखे, दूसरा कोड हम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट फाइल का नेम आ जाएगा, उसके बाद हम जो भी कोड है उसके अंदर, वो हम अगर टाइप करेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, लेट लेट सपोज दैट फंक्शन डॉट नेम नेम, तो import डॉट नेम अगर टाइप करेंगे ना, तो वो नेम हमें फेच करके दे देगा। तो क्या होता है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, है ना। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। व्हाट इज अ मॉड्यूल? अ मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। समझ गए? इसका मतलब यही हुआ। ये सब देख लेना थोड़ा, ये सब बता ही दिए हैं कि फाइल को ओपन करने के लिए रीड में, राइट में और अपेंड में क्या डिफरेंस है, रीड में, राइट में और अपेंड में। देखो, रीड में क्या होता है कि कोई भी फाइल अगर प्रेजेंट है तभी वो ओपन होगा, सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, उसका डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। राइट में क्या है, अगर वही फाइल ओपन डॉट फाइल इक्वल टू ओपन फाइल नेम डॉट कॉमा दे के डब्ल्यू लिख दोगे तो वो राइट में हो जाएगा। राइट में होने का मतलब ये है कि वो फाइल अगर नहीं भी प्रेजेंट है तब भी वो फाइल जो है, फाइल अगर प्रेजेंट नहीं है तो नया फाइल बन जाएगा, फाइल अगर प्रेजेंट नहीं है तो नया फाइल बन जाएगा, और उसमें जो भी डेटा है वो प्रेजेंट हो जाएगा। अपेंड में क्या होता है कि और अगर तुम डेटा राइट लिखते हो तो वो उसमें चला जाएगा। अपेंड में क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें तुम मॉडिफाई कर सकते हो, इस तरीके से तुम कर सकते हो। अगर तुमको सिंगल लाइन रीड लाइन, हम लोग क्या कब यूज करते हैं, जब हमको पर्टिकुलर, जब सारा लाइन हमको रीड करना है तब हम यूज करते हैं। ये डिफरेंस आ सकता है। रीड रीड लाइन वर्सेस रीड लाइंस इन पाइथन। देखो ये क्या डिफरेंस है इसका। डिफरेंस बिटवीन रीड लाइंस एंड रीड लाइंस इन पाइथन। देखो क्या करता है। देखो, रीड जो है वो एंटायर फाइल को रीड कर लेता है, ठीक है, और पूरा मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देगा, जैसे लिखा रहेगा दिस इज अ पाइथन फाइल, दिस बिलोंग्स टू यू,
हैव अ नाइस डे। तो सारा क्या होगा कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देगा, मतलब सारा सट सट सटा सटा के वो दे देगा, मतलब स्पेस वगैरह कुछ नहीं रहेगा। बट रीड लाइन में क्या होगा कि लाइन बाय लाइन तुमको आउटपुट देगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन तुमको आउटपुट देगा। जस्ट रीड, रीड लाइन मतलब एक पर्टिकुलर लाइन तुमको देगा। रीड जस्ट वन लाइन फ्रॉम अ फाइल, रीड लाइन क्या करेगा, एक ही लाइन तुमको रीड करके देगा। बट रीड लाइंस में क्या है कि सारा जो फाइल में जैसे जैसे लाइन बना हुआ है, जैसे जैसे स्पेस दे के पैराग्राफ बन के लाइन बना हुआ है, तो उस लाइन में तुमको देगा। रीड क्या करेगा, सारा फाइल को रीड करेगा, बट वो पूरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देगा। रीड लाइन क्या करेगा, वो सिर्फ एक ही लाइन, पूरे फाइल में सिर्फ एक ही लाइन को रीड करेगा। और रीड लाइंस क्या करते हैं, रीड लाइन जो है वो सारा फाइल्स को, मतलब पूरे डेटा को रीड करता है और लाइन के फॉर्मेट में लाइन बाय लाइन तुमको आउटपुट देता है। समझ गया? ये हो गया। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट में तुम टिकट को बुक कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। टिकट का इन्फॉर्म, ट्रेन का इन्फॉर्मेशन, कोई जो एडमिन होगा वो ट्रेन का इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है, वो डेटाबेस में कोई भी डेटा डाल सकता है। पाइथन का यूज़ किया है और माई सीक्वल का यूज़ किया हुआ है। कोड देखो क्या है, ये सब लाइब्रेरी है। एसक्यूएल को, एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग एसक्यूएल लाइट का यूज़ करते हैं। हैशलिब जो है, हैशलिब ये लाइब्रेरी हो गया जो कि तुम्हारा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए है, और गेट पास भी है तुम्हारा पासवर्ड वगैरह के लिए यूज करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्लास बनाए ट्रेन। ट्रेन इसमें इनिट मेथड देखो, इनिट मेथड क्या करता है, इनिट इन पाइथन, इनिट क्या करता है, इनिट मेथड इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि इनिशियलाइज करने का यूज करता है। इनिट क्या करता है, जो भी तुम अगर इसमें जो भी वैल्यू डालोगे, जो भी तुम इसमें वैल्यू डालोगे, जैसे ट्रेन आईडी डालोगे, तो ट्रेन 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 आईडी, जो ट्रेन नंबर है वो यहाँ चला जाएगा, ट्रेन नेम चला जाएगा, ट्रेन कैपेसिटी चला जाएगा, फिर अवेलेबल सीट चला जाएगा। ठीक है ना? फिर बुक टिकट करते हो, तो बुक टिकट करते हो, अगर यहाँ हम लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर अवेलेबल सीट अगर ग्रेटर है, अगर करंट नंबर ऑफ सीट जो तुम बुक करना चाहते हो, तो वो बुक होगा, बुक होगा, अदरवाइज वो बुक नहीं होगा, अदरवाइज वो बुक नहीं होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से फिर है ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम में फिर क्लास है, एक है ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम, जिसमें कि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। हम एसक्यू सेल्फ डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू एसक्यू लाइट डॉट कनेक्शन डेटाबेस नेम। ठीक है ना? ये बस कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, ये कनेक्शन करवा दिए हमारा डेटाबेस का नेम से, अगर वो कनेक्शन होता है तो वो ऑथेंटिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? फिर हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं, सेल्फ क्रिएट टेबल कर रहे हैं, अगर वो इसको मत उतना ध्यान नहीं देना है, उसे भी उतना कुछ नहीं है। हम फंक्शन बनाए कि क्या वो रजिस्टर्ड यूजर है, तो हम क्या किए कि सेल्फ जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसको और यूजर नेम से कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो इक्वल होगा तो, इक्वल होगा तो वो प्रेजेंट होगा, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है? अगर वो नहीं है तो हम क्रिएट यूजर भी कर सकते हैं, अगर क्रिएट यूजर करते हैं तो हैश लिब के मदद से वो हैश लिब के मदद से वो क्रिएट हो जाएगा। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद, क्या वो वही यूजर है, अगर अगर ऑथेंटिकेट ट्रू है, इनको वो हैश लिब अदर होता है, वो तुमको भी नहीं बता हमको भी उतना, तो अगर वो ऑथेंटिकेट होता है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या आएगा, अदरवाइज वो आएगा कि ऑथेंटिकेशन फेल। ठीक है? ये ऑथेंटिकेट का जो फंक्शन है वो लिखा गया है, ऑथेंटिकेट का फंक्शन लिखा गया है। ऐड ट्रेन का मेथड है, ये फंक्शन है ऐड ट्रेन। तुम नेम डालो, कैपेसिटी डालो, फिर तुमसे पूछेगा कि एंटर इंसर्ट इनटू ट्रेन, जो भी वैल्यू तुमको ऐड करना है तो वो अपने आप डेटाबेस में वो कमिट हो जाएगा, डेटाबेस में ऐड हो जाएगा कि ये सब ट्रेन है। फिर इसी तरीके से अवेलेबल ट्रेन तुमको पूछना है, तो डिस्प्ले अवेलेबल ट्रेन जो ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करोगे, तो फिर वो तुम्हें फेच करके देगा, फेच कॉल जो डेटाबेस में तुम ट्रेन ऐड किए हो उसमें तुम्हारा फेच करके देगा
कि कितना ट्रेन है और कौन कौन सा सीट्स अवेलेबल है। फिर तुमको रिजर्व करना है तो रिजर्व टिकट जो डेटा कॉल करो, फिर रिजर्व वो टिकट को रिजर्व करके देगा। कैसे? अगर अवेलेबल सीट अगर ग्रेटर होगा जो तुम सीट मांग मांग रहे हो, तो फिर वो अपडेट कर देगा। कितना तुमको टिकट चाहिए वो उतना माइनस कर देगा उसमें, और तुमको फिर प्रेजेंट करके देगा। ठीक है? अगर वो तुम उल्टा पुल्टा ट्रेन नंबर लिखते हो तो यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रेन नंबर नॉट फाउंड, उसके बाद डेटाबेस को क्लोज कर देगा। हमेशा जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो मेन स्टार्ट होगा ऑथेंटिकेट सबसे पहले चलेगा। अगर नया यूजर है तो ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद तुमसे पूछेगा कि पहले डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रेन, कितना नंबर ऑफ अवेलेबल ट्रेन है, रिजर्व और टिकट करना चाहते हो या ऐड अ न्यू ट्रेन ट्रेन करना चाहते हो। जिस तरीके से तुम चॉइस दोगे उसके हिसाब से ये बताएगा। तुम अगर चॉइस देते हो कि अगर 4 लिखते हो, अगर 3 लिखते हो, तो हम ये सिस्टम से अवेलेबल ट्रेन का मेथड को कॉल कर रहे हैं, जो कि अवेलेबल ट्रेन का मेथड में जितना जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। अगर 4 लिखते हो तो ट्रेन आईडी पूछेंगे, नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, और कितना टिकट करना है वो पूछेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम डॉट रिजर्व में ये सब वैल्यू पास कर देंगे, और रिजर्व के अंदर जो भी होगा वो सेल्फ से कंस्ट्रक्टर से वो ऐड हो जाएगा। अगर 5 अगर यूज़ करते हो तो ये आउटपुट है कि एंटर द नेम ऑफ अ ट्रेन। अगर तुमको ट्रेन ऐड करना है तो 5 फिर हम ऐड ट्रेन में पास कर देंगे। अगर 6 है मतलब डेटाबेस को तुम एग्जिट कर रहे हो, और तुम जो भी डेटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है एसक्यूएल लाइट से, जो भी कनेक्शन बना हुआ है वो ख़त्म कर रहे, जो भी एसक्यूएल लाइट से जो कनेक्शन बना हुआ है वो ख़त्म कर। जैसे ये यूज़र नेम है श्याम, पासवर्ड जो भी डालोगे वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, एक्सेस गारंटेड। ठीक है? ये सब ऑप्शन है, डिस्प्ले अवेलेबल ट्रेन, रिजर्व टिकट, एट अ ट्रेन। जो भी एंटर तुम करोगे तो ट्रेन है शताब्दी, ये गोमो से न्यू दिल्ली, जो भी तुमको डिटेल्स कितना ट्रेन ऐड करना है, कितना टिकट एसी में होना चाहिए, नॉन एसी में चाहिए, स्लीपर में चाहिए, सब ऐड कर दो। ट्रेन डिटेल्स ऐड कर दो। उसके बाद रिजर्वेशन कैसे करना है, जो भी तुमको अगर मान लो हमको रिजर्व और टिकट ऐड करना है तो 4 एंटर द आईडी, कौन सा ट्रेन में, 2 जो भी नेम है वो सब डाल दो, और कितना टिकट ऐड करना है वो सब कर दो, तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से तुमको डिस्प्ले करना है कितना कौन कौन सा ट्रेन अवेलेबल है। तो डिस्प्ले या ट्रेन 3 नंबर तुम चूज करोगे तो जो भी अवेलेबल ट्रेन होगा उसमें तुम्हारा सीट्स बता देगा कि इसमें इतना सीट है, इसमें इतना सीट है। इस तरीके से कर सकते हो। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि पाइथन जो है वर्जन, जो मिनिमम वर्जन है अभी 3.3, बहुत सबसे पहले बहुत पहले वर्जन था, तो वो भी रहेगा तो चल जाएगा, और उससे हायर होगा। एसक्यूएल लाइट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। कोई एक कोड एडिटर होगा, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड होगा, और पाइथन आईडी। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जिसके मदद से हम लोग कोड करते हैं। हार्डवेयर क्या होना चाहिए? मिनिमम 7 विंडोज 7 होना चाहिए, और 2 GB से अधिक रैम होना चाहिए। स्टोरेज 180 GB से अधिक होना चाहिए। ये हो गया। अब क्या पूछेगा? अब तुमसे पूछ सकता है कि बताओ, अब तुमसे पूछ सकता है, रुको तुमको एक हम मैम का वीडियो दिखाते हैं, मैम को क्रेडिट दे देना तुम लोग। ठीक है? कोई था, किन्हीं का वीडियो था, 1 मिनट रुकना। वो बताई हुई थी, बस उसी को हम थोड़ा सा ज़्यादा, ये इनका वीडियो है। ठीक है ना? तुम देख लेना। ये प्रांतिया क्लास करके हैं। ठीक है? ये अच्छी बताई हुई है, तुम इनको देख लेना, और हम क्रेडिट भी दे देंगे इनको। देखो पाइथन, पाइथन क्या है? ग्यूडो वैन रॉनसम में 1991 में डेवलप किया था। पाइथन हाई लेवल इंटरप्रेटेड डायनेमिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड तुमको बताए ही थे कि वो क्या करता है कि लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है। पाइथन इज अ कंपाइलर लैंग्वेज, और इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। बिल्ट इन डेटा टाइप क्या होता है? बिल्ट इन डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो कि पाइथन में पहले से ही होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया।
स्ट्रिंग पहले से ही है, मतलब पहले से ही कहने का मतलब है कि एस टी आर इक्वल टू, अगर तुम डबल कोटेशन में अगर तुम कुछ लिखते हो तो वो पहले से ही, तुमको नया कुछ बनाना नहीं पड़ा, वो पहले से ही प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। लिस्ट भी बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, टपल भी बिल्ट इन है, डिक्शनरी भी बिल्ट इन है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सेट्स भी बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। व्हाट इज नॉन बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन? देखो, नॉन बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन, बिल्ट इन डेटा टाइप, नॉन बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। नॉन बिल्ट इन डेटा टाइप जैसे जैसे हो गया स्टैक, हो गया क्यू, हो गया, वो सब नॉन बिल्ट इन डेटा टाइप होता है ना। जैसे देखो, बिल्ट इन डेटा टाइप जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये सब बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। मतलब पहले से ही पाइथन को मालूम है इसके बारे में कि ये स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है, ये टपल है। देखो, एक एक ये डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो देखो, जो भी लिस्ट है ना, लिस्ट लिस्ट में ऐसा समझो कि जो भी लिस्ट है तुम उसको काट सकते हो, लिस्ट को तुम काट सकते हो। मतलब लिस्ट इज म्यूटेबल, वी कैन चेंज और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ टपल और अ स्ट्रिंग एस टी आर वन इक्वल टू, लेट सपोज तुम रितेश लिखते हो तो एस टी आर जीरो को तुम एस नहीं कर सकते हो, मतलब आर को तुम एस नहीं कर सकते। जो भी तुम एक बार लिख दिए तो वो फिर वो मॉडिफाई नहीं होगा। तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप बट टपल इज नॉट अ म्यूटेबल डेटा टाइप, वंस क्रिएटेड इट कांट बी, इट्स द वैल्यू कांट बी चेंज। दो मोड है पाइथन का, एक इंटरैक्टिव मोड, एक स्क्रिप्ट मोड। म्यूटेबल डेटा टाइप, अच्छा, से डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर होता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज दैट वन, हम चाहते हैं कि ब्लू, लेट सपोज दैट हम चाहते हैं ऑरेंजेस का प्राइस 20 है, एप्पल का प्राइस 30 है, बनाना का प्राइस 40 है। तो की वैल्यू पेयर में अगर हमको कोई भी चीज़ स्टोर करना रहता है तो हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, ताकि हम उसके की से, लेट सपोज दैट हम एक डिक्शनरी बनाएं, लेट अस सपोज दैट हम एक डिक्शनरी बनाएं। ज़रूरत है क्या इसका? पता नहीं। लेट अस सपोज दैट हम एक डिक्शनरी बनाए, डी आई सी टी, इस तरीके से हम बनाते हैं। और हम डी आई सी टी वन करते हैं ना तो गिक्स, जो गिक्स है तो गिक्स आ जाएगी। डी आई सी टी टू करते हैं ना तो फॉर, जो इसमें जो वन है उसको बोलते हैं की, और इसके प्रेजेंट में जो वैल्यू है इसको बोलते हैं वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है, और हम पर्टिकुलर की से हम कोई भी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। ये हो गया डिक्शनरी। इम्यूटेबल डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, टपल होता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। लिस्ट और टपल में क्या है? लिस्ट वही, लिस्ट जो है म्यूटेबल है, उसको एक बार हम लिस्ट बना दिए हैं तो हम बोल सकते हैं उसको चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट टपल को कांट भी चेंज और मॉडिफाई। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस से कोई भी कैरेक्टर को निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लिखे हो एस टी आर, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लिखते हो एस टी आर इक्वल टू हेलो, एस टी आर इक्वल टू हेलो, और तुम्हें चाहिए एस टी आर, लेट सपोज दैट टू टू से लेकर 5, टू से लेकर 3 तक चाहिए, टू से लेकर 4 तक चाहिए, तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इन पाइथन, ठीक है। मतलब क्या आएगा आउटपुट? 2 से 4 तक चाहिए तो क्या आएगा? देखो, 2 से क्या आएगा? 0 1 2, मतलब एल एल, तो एल एल आएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो है वो इंक्लूड नहीं होता पाइथन में, इसीलिए। ये हो गया पाइथन। अगर तुमको ये हो गया स्लाइसिंग इन पाइथन। अगर तुमको रिवर्स करना है तो तुम डॉट डॉट लगाओ, -1 करो। अगर तुम रितेश लिखे हो तो वो रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एच, अगर तुम RITESH लिखते हो, है ना, अगर तुम RITESH लिखते हो तो वो हो जाएगा SHETIR। इस तरीके से वो रिवर्स हो जाएगा। अगर तुम इस तरीके से एस टी आर वन में अगर रितेश लिखते हो और एस टी आर वन इक्वल टू एस टी आर वन इस तरीके से कर दोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा।
डिफरेंस क्या है बैक स्लैश और डबल स्लैश में? इसको इट इज यूज फॉर डिवीजन एंड इट इज यूज फॉर फ्लोर डिवीजन। करने का मतलब ये है कि अगर तुम सिंपल ये यूज करोगे तो अगर तुम 10 को तुम 3 से डिवाइड करते हो तो 3.33 आएगा, राइट? बट तुम अगर ये डबल क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो नहीं बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, इस डबल स्लैश लगाते हो तो वो क्या करेगा, 3 को ही आउटपुट देगा। पास स्टेटमेंट क्या है? पास स्टेटमेंट ये है कि तुम अगर कोई फंक्शन बनाते हो, अगर तुम कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है, लेट सपोज डी ई एफ फंक्शन इक्वल टू, उसमें तुम कुछ लिखते हो बट तुम ये चाहते हो कि वो फंक्शन अभी एग्जीक्यूट ना हो, वो फ्यूचर में जब जब रिक्वायर्ड होगा तब यूजफुल होगा। तो तुम पास अगर तुम लिख देते हो ना, अगर उसमें तुम पास लिख दोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर तुम उसमें पास अगर अगर तुम पास लिख दोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस टाइम। अगर वो पास तुम यूज लिख दोगे तो वो उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे इस तरीके से तुम अगर फंक्शन बनाए, इस तरीके से तुम अगर फंक्शन बनाए डीईएफ फंक्शन और पास लिख दोगे तो ये फंक्शन इस अभी के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है? अपेंड जो है वो एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज होता है लास्ट में, अपेंड हम लोग हमेशा लास्ट में करते हैं। और एक्सटेंड हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। फंक्शन जैसा कि बताए थे, फंक्शन जैसा कि बताए थे क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने में के लिए यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है? लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है? लेट सपोज दैट हम कोई फंक्शन बनाए डी एफ एफ यू एन, और हम डी एफ एफ यू एन बनाए, यहाँ पर हम लिखें ए इक्वल टू 9, और हम यहाँ प्रिंट किए 9, प्रिंट किए ए, ठीक है। और हम ये ग्लोबली, अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर ये फंक्शन के ऊपर हम a = 10 लिखें और ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ए, तो हमको ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा, ना कि ये वाला वैल्यू। मतलब ये एक पर्टिकुलर कोड के अंदर ही ये वैल्यू सिर्फ हमको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं लोकल वैल्यू, लोकल। और इसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ये प्रिंट ए, जब भी ये फंक्शन जब भी वैल्यू फेच करेगा, अगर प्रिंट ए कंपाइलर देखेगा कि ए का वैल्यू क्या है, तो ये नियरेस्ट देखेगा, ये देखेगा कि ए का वैल्यू मेरे पास ही है, तो ए का वैल्यू 9 प्रिंट होगा। अगर ये यहाँ ए नहीं होता तब फिर यहाँ जाके ये बाहर से फेच करता और 10 प्रिंट होता। समझा? लोकल और ग्लोबल का मतलब ये हुआ कि हम पहले अपने विद इन द ब्रेसेस देखेंगे, अगर वैल्यू हमारा प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और जो भी ब्रेसेस के बाहर लिखा हुआ तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। एल्स क्यों यूज करते हैं? एल्स इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर इफ कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में जो कंडीशन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइल क्या होता है? फाइल स्ट्रीम ऑफ बाइट होता है, जो कि क्या होता है, उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। और क्या डिफरेंट मोड क्या है? रीड राइट अपेंड बताए ही थे। रीड जो है वो रीड सिर्फ रीड करने के लिए यूज होता है। डब्लू करोगे तो वो राइट करेगा, और कोई भी अगर फाइल पहले से प्रेजेंट नहीं है तो फाइल भी बना देगा। अपेंड क्या करता है? कोई भी तुम अगर पहले से अगर अपेंड उसमें कोई भी मॉडिफाई करना है तो वो यूज करना। आरबी क्या है? बाइनरी आरबी, अगर बाइनरी फाइल तुमको रीड करना तो आरबी लगाओ। राइट बाइनरी यूज करना तो आरबी या डब्ल्यू बी करो। समझे? आरबी मतलब बाइनरी। R+A+W+ क्या है पता नहीं हमको, देखो, A+ इन पाइथन क्या है ये? डिफरेंस बिटवीन R इज फॉर रीडिंग ओनली एंड R+ अलाउस बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, R मतलब R इज फॉर रीडिंग एंड R+ से क्या होता है, बोथ हम लोग रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से A+ इज यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, A+ इज यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। W++ इज यूज फॉर बोथ राइट एंड रीड मोड। इफ यूज W+ इफ यू नीड बोथ। समझ गया?
आर अगर करते हो तो सिर्फ तुमको रीड मिलेगा, बट आर प्लस करोगे तो रीड और राइट दोनों मिलेगा। इसी तरीके से राइट और रीड दोनों मिलेगा। व्हाट इज पिकलिंग? पिकलिंग रिफर्स टू कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इन अ बाइट ऑफ स्ट्रीम। ये समझो। और एक चीज़ तुमको बताते हैं, स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। स्टैक और क्यू में डिफरेंस ये समझो। स्टैक, देखो ये डिशेस है तुम्हारा, ठीक है। ये डिशेस है, कहाँ गया डिशेस? ये मान लो ये है तुम्हारा बुक। डिशेस ज़्यादा बढ़िया था, छोड़ो। तो सबसे पहले स्टैक, स्टैक एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, और क्यू भी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक अगर तुम ये सबसे नीचे वाला, नीचे सबसे पहले क्या रखा हुआ होगा? सबसे पहले ये नीचे वाला बुक रखा हुआ होगा, फिर उसके बाद उसके नीचे, उसके ऊपर जो येलो वाला है, फिर उसके ऊपर ऑरेंज वाला है, फिर ब्लू वाला, फिर येलो वाला। मतलब स्टैक एक इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो सबसे पहले जो एलिमेंट रखते हैं उसको सबसे लास्ट में निकालते हैं, और जो सबसे बाद में जो एलिमेंट रखते हैं उसको सबसे पहले निकालते हैं। मतलब इन स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एलिमेंट रखते हैं उसको पहले निकालते हैं, और जो सबसे फर्स्ट में एलिमेंट रखते हैं उसको बाद में निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टैक इस तरीके से, स्टैक को बुक से याद रखना। स्टैक क्या होता है कि जो सबसे पहले, स्टैक इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम लोग को एलिमेंट को स्टोर करते हैं इन सच अ वे, जो इन सच अ वे दैट जो लास्ट वाला एलिमेंट, जो हम लास्ट वाला बुक सबसे बाद में रखें उसको सबसे पहले निकालेंगे। इस तरीके से याद रखो स्टैक। और क्यू कैसे है? क्यू 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 इन ट्रेन, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू इस तरीके से याद रखो। क्यू इस तरीके से याद रखो कि क्यू इस तरीके से याद रखो, जो पहला बंदा आया था, जो पहला बंदा आया था वही पहले लाइन लगेगा और वही पहले बाहर आएगा। ठीक है। और जो लास्ट वाले बंदे आएंगे वो इसके बाद ही, जहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ उसके बाद ही से स्टार्ट, वो उसके बाद ही से लगेंगे। क्यू इज दैट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि द एलिमेंट विच एंटर फर्स्ट रिटर्न फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जाहिर सी बात है, जो पहले ट्रेन में लगेगा, जो पहले लाइन में लगेगा वही पहले टिकट लेगा और वही पहले बाहर जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टैक। और तो ऐसे कुछ नहीं है, तुम मैम का ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर ये भी बताई हुई है, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये तुमको अच्छे से बताएंगे। ठीक है। चलो, बाय, थैंक यू। होप अच्छा करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।